गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल और हीट इंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्नोट साइकिल और कार्नोट्स आइडियल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि कार्नोट इंजन क्या है। कार्नोट इंजन एक ऊष्मा इंजन है। ऊष्मा इंजन जो कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सादी कार्नोट ने ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक सादी कार्नोट ने इन द ईयर 1824 एक सैद्धांतिक इंजन की कल्पना की थी, जिसमें ऊष्मा का उपयोगी कार्य में परिवर्तन के अलावा अन्य किसी प्रकार से भी ऊष्मा का क्षय नहीं हो और ऐसा इंजन जिसकी दक्षता अधिकतम हो उसको बनाने का प्रयास किया। कार्नोट ने अपने अध्ययन से यह भी जानने का प्रयत्न किया कि क्या ऐसा संभव है कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% हो सकती है। सादी कार्नोट ने कंसीडर किया कि कार्नोट इंजन अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर विभिन्न प्रक्रमों के थ्रू विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों के माध्यम से कार्यकारी पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के एक साइक्लिक चक्र के द्वारा सादी कार्नोट ने कार्नोट इंजन की व्याख्या की। कार्नोट इंजन का जो एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम कंसीडर करें। इस ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा एक सोर्स है, ये स्टैंड है, हीट सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। ये हमारी एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली है। इस सिलेंडर पिस्टन असेंबली की वॉल एज वेल एज पिस्टन सभी नॉन कंडक्टिंग है और बॉटम ऑफ द सिलेंडर पिस्टन असेंबली इज कंडक्टिंग बेस। जो स्टैंड है, स्टैंड के ये वाले पोर्शन जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। जिस सरफेस पर सिलेंडर पिस्टन असेंबली को स्टैंड पर रखा जाता है वह भी हमारा नॉन कंडक्टिंग है। Heat sink T2, which is situated at the temperature T2, is a very high temperature. It has infinite thermal capacity. Similarly, this heat source also exists at a very high temperature T1 Kelvin, but it also has a high thermal capacity. This is the block diagram of the heat engine, or you can say this figure shows the main parts of the heat engine. Now we consider what is heat source. As we yesterday told that heat source is a heat reservoir of infinite capacity at a higher temperature T1 Kelvin. Its upper surface is perfectly conducting so that the working substance can take heat from the surface. जैसे ही यहाँ पर हम हीट सोर्स के ऊपर सिलेंडर पिस्टन असेंबली को रखते हैं, इसका चूंकि यह सरफेस कंडक्टिंग है और सिलेंडर पिस्टन असेंबली का बॉटम कंडक्टिंग है, तो सिलेंडर पिस्टन असेंबली में सिचुएटेड वर्किंग सब्सटेंस इस हीट सोर्स से ऊष्मा का ग्रहण कर सकता है। चूंकि यह हीट सोर्स की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, इसलिए इससे कितनी भी ऊष्मा सिलेंडर पिस्टन असेंबली या वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, इसकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिससे इसका तापमान T1 सदैव एक समान बना रहेगा। दूसरा हमारे पास मेन पार्ट है इस कार्नोट इंजन का, मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस। इस मैकेनिकल अरेंजमेंट में हम यांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेते हैं, और हमने पहले भी कंसीडर किया कि खोखला सिलेंडर जो है, इसकी वॉल्स जो है वो परफेक्टली कुचालक है, लेकिन इसका जो आधार है, बेस है, बॉटम जो है वह हमारा कंडक्टिंग है, सुचालक है। इस सिलेंडर पिस्टन असेंबली में एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि पूर्णतः कुचालक है, कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। जब पिस्टन आगे और पीछे घूमता है तो यह आवश्यक है कि इसमें घर्षण हानि मिनिमम है या 0 के बराबर है। अर्थात सिलेंडर पिस्टन असेंबली में पिस्टन जब गति करता है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिना घर्षण के सिलेंडर में पिस्टन गति कर सकता है। सिलेंडर में जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें हमने आइडियल गैस को
कंसीडर किया है। तीसरा जो मेन पार्ट है वो है हमारा हीट सिंक। हीट सिंक भी हमारे पास एक हीट रिजर्वायर है जिसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, जिसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, बट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू सोर्स टेम्परेचर। देयर मच नॉट सो मच डिफरेंस बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर। हीट सिंक भी जो है इसकी भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, अर्थात इसको भी सिलेंडर पिस्टन असेंबली में वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा जितनी भी ऊष्मा का निष्कासन कर हीट सिंक को दिया जाता है, इसकी ऊष्मा के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हीट सिंक की भी वॉल जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन अपर सरफेस जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, ताकि सिलेंडर पिस्टन असेंबली को जब हीट सिंक के ऊपर रखा जाता है तो वर्किंग सब्सटेंस आसानी से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। स्टैंड जो है ये हमारा परफेक्टली इंसुलेटिंग है। जब सिलेंडर को इसके ऊपर रखा जाता है तो वर्किंग सब्सटेंस जो है वह एक्सपेंड भी कर सकता है और कंप्रेस भी कर सकता है एडियाबैटिकली। क्यों? क्योंकि सिलेंडर पिस्टन असेंबली को जब हम स्टैंड पर रखते हैं, स्टैंड भी हमारा नॉन कंडक्टिंग है, सिलेंडर पिस्टन असेंबली भी पूरी नॉन कंडक्टिंग है। तो उस स्थिति में जो भी सिलेंडर पिस्टन असेंबली में एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है, दैट विल बी एज ए एडियाबैटिकली, बट द एक्सपेंशन और कंप्रेशन इन द वर्किंग बाय द वर्किंग सब्सटेंस in the cylinder piston assembly is adiabatically without any loss of heat। बिना किसी ऊर्जा की हानि के जब सिलेंडर पिस्टन को स्टैंड के ऊपर रखा जाता है तो कार्यकारी पदार्थ अर्थात आदर्श गैस का एक्सपेंशन और कंप्रेशन एडियाबैटिकली होता है, जिसमें ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। अब हम कंसीडर करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, हीट इंजन की वर्किंग क्या है। सादी कार्नोट ने कंसीडर किया कि यदि मान लो हम अधिकतम कार्नोट इंजन से अधिकतम कार्य की प्राप्ति को करना चाहते हैं तो हमें इस इंजन को या इस सिस्टम को एक निश्चित क्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रमों के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है। पूरे कार्नोट साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन 4 स्टेजेस में कार्नोट चक्र की जो प्रक्रियाएं हैं उनको हमने एक सूचक आरेख के द्वारा मैंने नीचे दिखाया गया है। ये जो कर्व खींचा गया है, यह कर्व हमारा आदर्श गैस की एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम में चेंजेस को कंसीडर किया है, वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर को चेंज में कंसीडर किया है, और इस कर्व के द्वारा विभिन्न चरणों में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस के दाब और आयतन V के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। हम देखें y एक्सिस पर यहाँ प्रेशर है, x एक्सिस पर हमारा यहाँ वॉल्यूम है। A बिंदु इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A बिंदु से समतापीय प्रसार में B बिंदु तक आया जाता है। B बिंदु से एडियाबैटिकली रुद्धोष्म प्रसार से B से C बिंदु पर जाता है। जब हमारा आरंभिक अवस्था में समतापीय प्रसार होता है तो समतापीय प्रसार में ताप समान रहता है। देखिए इस सूचक आरेख में हमने इसको प्रदर्शित किया है कि तापमान T1 नियत है, लेकिन चूंकि गैस का प्रसार हो रहा है अर्थात गैस के आयतन में वृद्धि होगी, आयतन का मान बढ़ गया और दाब में थोड़ी सी कमी हो गई। B बिंदु से C बिंदु तक रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। रुद्धोष्म प्रसार में ताप में परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन होने से B बिंदु पर टेम्परेचर T1 है तो C बिंदु तक आते आते टेम्परेचर इसका कम हो गया T2, और प्रेशर और वॉल्यूम की स्थिति भी बदल गई। चूंकि रुद्धोष्म प्रसार है, गैस में प्रसार हो रहा है, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जा रहे हैं, अर्थात गैस का आयतन बढ़ रहा है। इसके प्रेशर और वॉल्यूम को हमने C बिंदु पर PC और VC से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर C बिंदु से D बिंदु तक पुनः आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, समतापीय संकुचन हो रहा है। समतापीय कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर समान रहता है,
मॉलिक्यूल्स वापस पास पास आ रहे हैं, तो वॉल्यूम इस डी बिंदु तक आते आते घट गया, वॉल्यूम हो गया वीडी और प्रेशर हो गया इसका पीडी। इस चौथे बिंदु से पुनः ए बिंदु तक, अंतिम प्रारंभिक बिंदु तक आने पर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, रुद्धोष्म संकुचन हो रहा है। इस रुद्धोष्म संकुचन में ताप पुनः T2 से बढ़कर T1 हो जाता है और कार्नोट इंजन अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इन 4 विभिन्न चरणों में हम इस कार्नोट इंजन के वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। इसका पहला प्रोसेस हमने देखा ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रथम प्रक्रम में हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस अर्थात आदर्श गैस का समतापीय प्रसार होता है। इस समतापीय प्रसार की स्थिति में हमने कंसीडर किया कि सबसे पहले हम सिलेंडर पिस्टन असेंबली को ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं। ऊष्मा स्रोत का ताप T1 केल्विन मेंटेन्ड है। यह ऊष्मा स्रोत से इतना ताप लेती है वर्किंग सब्सटेंस की उसका टेम्परेचर भी T1 के बराबर हो जाता है। उस स्थिति में ए बिंदु पर हमने जो सूचक आरेख में प्रदर्शित किया गया है उस पर प्रेशर कितना है PA, वॉल्यूम कितना है BA। कार्यकारी पदार्थ की इस स्थिति को सूचक आरेख में हमने बिंदु ए से प्रदर्शित किया है। अब पिस्टन पर हमने धीरे धीरे दाब को घटाया। जब धीरे धीरे दाब को घटाया तो पिस्टन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रहा है। पिस्टन धीरे धीरे ऊपर खिसक रहा है अर्थात पिस्टन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई घर्षण नहीं हो रहा है। जब घर्षण नहीं हो रहा है इसका मतलब गैस का समतापीय प्रसार हो रहा है। जब गैस का समतापीय प्रसार हो रहा है तो मान लो हमने इसके ऊपर तब तक पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खिसकने दिया जब तक कि वर्किंग सब्सटेंस की स्थिति ए बिंदु से बी बिंदु तक आ गई। प्रेशर को जब हमने धीरे धीरे कम करा तो पिस्टन अपने आप ऊपर की दिशा में मूव कर रहा है। इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो आइडियल गैस है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है परफेक्टली आइसोथर्मल। चूंकि जब पिस्टन ऊपर खिसक रहा है तो इस दौरान इस सिस्टम ने हीट सोर्स से T1 टेम्परेचर पर कुछ ऊष्मा का अवशोषण किया था, माना कि वह ऊष्मा Q1 है जिससे यह बी बिंदु तक पहुंच जाता है। इस चेंज को इंडिकेटर डायग्राम में हमने ए बी स्टेट से रिप्रेजेंट किया है और बी स्टेट पर बी बिंदु पर माना कि गैस का दाब PV से प्रदर्शित कर दिया और आयतन को हमने VB से प्रदर्शित कर दिया। चूंकि समतापीय प्रसार में एक सेकंड आदर्श गैस जिसको कि हमने कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम में लिया है, समतापीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वह 0 होगा। उस वजह से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जितनी भी ऊष्मा गैस के द्वारा ग्रहण की गई है वह ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। कितनी ऊष्मा ग्रहण करी थी वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 सोर्स से, पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में बदल गई ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समतापीय प्रक्रम में इस वर्क को रिप्रेजेंट कर दिया गया इंटीग्रल फ्रॉम ए स्टेट टू बी स्टेट P इंटू dV यह किए गए कार्य के बराबर है। यदि हम सूचक आरेख में देखें तो यह हमारा एरिया A B B A P या A B B A तक एरिया ऑफ दिस रीजन विल शो द वर्क डन बाय द गैस absorbing Q1 amount of heat from the heat source। यदि गैस के मॉलिक्यूल्स का मास 1 मोल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 केल्विन पर गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं PV is equal to RT1 और we can write down that Q1 is equal to W1 is equal to RT1 इंटीग्रल फ्रॉम A to V dV अपॉन V। यहां से हमने P का मान रख दिया समीकरण 1 में। RT1 इसका लॉग ले इंटीग्रल कर दिया,
integral 1 upon v is log of v, keeping the limit, higher limit as well as lower limit. So we obtain that q1 is equal to rt1 log of base e vb upon va. बेस ई को कन्वर्ट करके हमने लिखा, सो q1 इज इक्वल टू 2.303 rt1 log ऑफ vb अपॉन va. यह हमारा ए बिंदु से बी बिंदु तक ऊष्मा सोर्स से जितनी भी ग्रहण करी गई थी जो कि कार्य के बराबर है, इसका समीकरण हमने, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी. दूसरे प्रोसेस में हमने देखा कि द्वितीय प्रक्रम जो है वह हमारा रुद्धोष्म प्रसार है. रुद्धोष्म प्रसार में हमारा किस प्रकार से रुद्धोष्म प्रसार होगा? ऊष्मा स्रोत से अब हमने सिलेंडर पिस्टन असेंबली को हटा लिया और उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया. कुछ अलग स्टैंड पर जब हमने वर्किंग सब्सटेंस की सिलेंडर पिस्टन असेंबली सहित रखा तो क्या हुआ? सिलेंडर पिस्टन असेंबली की वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग है, स्टैंड भी हमारा नॉन कंडक्टिंग है, परंतु सिलेंडर पिस्टन असेंबली का बॉटम और सिलेंडर की जो टॉप सरफेस है वो हमारी कंडक्टिंग है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है. लेकिन जैसे ही हमने सिलेंडर पिस्टन असेंबली की बॉटम को स्टैंड पर रखा, पूरा सिस्टम हमारा नॉन कंडक्टिंग हो गया. इसका मतलब कि ऊष्मा का जो आदान प्रदान हो रहा है वो सराउंडिंग से नहीं हो रहा है. अर्थात कार्यकारी पदार्थ जो है वो हमारी जो भी नियर अबाउट सराउंडिंग्स है उससे पूर्णतः आइसोलेटेड हो गया. पिस्टन पर पुनः इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पिस्टन धीरे धीरे स्वतः ही रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, ऊपर की ओर खिसक रहा है. रुद्धोष्म प्रसार को इतना होने दिया जाता है कि गैस का जो ताप है वो T1 केल्विन से घटकर सिंक के ताप T2 के बराबर हो जाए. जब सिंक के ताप के बराबर वर्किंग सब्सटेंस का ताप हो जाता है तब तक सूचक आरेख में उस स्थिति को हमने सी बिंदु से रिप्रेजेंट किया. इस सी बिंदु पर वर्किंग सब्सटेंस अर्थात आदर्श गैस का प्रेशर Pc और वॉल्यूम को हमने Vc से डिनोट कर दिया. इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन को हमने कर्व में Bc से रिप्रेजेंट किया है इंडिकेटेड डायग्राम में. इस रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य यदि हम W से रिप्रेजेंट करें तो W2 इज अगेन इक्वल टू फ्रॉम द इंटीग्रल फ्रॉम B to C PdV. दिस इज इक्वल टू एरिया BC स्मॉल cb. इस स्थिति में यदि हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस की इक्वेशन को कंसीडर करें, आप सभी जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, जहां पर K हमारा एक कांस्टेंट है और गामा हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस. यह हमारी दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है. विशिष्ट ऊष्मा कौन सी? विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बी बिंदु पर हमारे पास क्या होगा? PV BV की पावर गामा इज इक्वल टू PC VC की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. और P का मान रखने के लिए हमको कंसीडर करें तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? W2 इज इक्वल टू K PV इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम कंसीडर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास K अपॉन V की पावर गामा लाइक दिस. इंटीग्रेट कर दिया इसको हमने, इंटीग्रेट करा तो हमारे पास क्या आएगा? K गामा माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट PV 1 माइनस गामा माइनस PC 1 माइनस गामा बाय कीपिंग द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन. और W2 इज इक्वल टू PV BV की पावर गामा, K की हमने वैल्यू रख दी, K इज इक्वल टू PV गामा. So PV VB गामा VB 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1 माइनस PC VC की पावर गामा VC की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू PV VB अपॉन गामा माइनस 1 माइनस PC VC अपॉन गामा माइनस 1. PV VB, it is the pressure and volume of the gas at the point B
where the temperature of the gas is RT1. According to gas equation, PV is equal to RT. So RT की जगह T1 आ जाएगा यहाँ. PCVC हमारे पास उस बिंदु के आयतन और दाब है जिस बिंदु पर गैस का ताप T2 है. गैस कौन सी है? वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास आदर्श गैस है. आदर्श गैस के समीकरण से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT, लेकिन C बिंदु पर टेम्परेचर कितना है? T2. सो इट इज इक्वल टू R इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1. तो जैसे ही हमने कंसीडर किया इन इक्वेशन, गैस की इक्वेशंस की वजह से हमने यहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस स्थिति में जो इस प्रक्रम के पश्चात यदि हम कंसीडर करें तो गैस का दाब इतना कम हो जाता है कि गैस में और अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है. जब और अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है और हमें कार्नोट इंजन को साइक्लिक प्रोसेस में पूरा एक चक्रीय प्रक्रम पूर्ण कराना है, एक चक्र पूरा कराना है, तो अब हम गैस को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए गैस के दाब को 2 अन्य चरणों में बढ़ाने का प्रयास करते हैं. इसको हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.